गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज का हमारा टॉपिक है बात करेंगे हम प्रोसेस एंड थ्रेड्स एंड इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन पे। थ्रेड्स क्या होती हैं आपके ऑपरेटिंग सिस्टम में, थ्रेड्स क्या है, तो उस पर डिस्कशन करेंगे। उससे पहले प्रोसेस के बारे में थोड़ा देखेंगे कि प्रोसेस क्या है और थ्रेड्स क्या है, ठीक है, दोनों में डिफरेंस क्या है। तो आइए देखते हैं। पहले बात करते हैं कि क्या चीज़ें हमें यहाँ पे देखनी है। बेसिकली प्रोसेस कॉन्सेप्ट क्या है, प्रोसेस शेड्यूलिंग आप पढ़ चुके हो, ऑपरेशन ऑन प्रोसेसेस और कोऑपरेटिंग प्रोसेसेस, थ्रेड्स एंड इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन, ये चीज़ें देखनी है। तो जैसे कि प्रोसेस कॉन्सेप्ट मैं फिर से रिवाइज कर दूँ आपको। तो ऑपरेटिंग सिस्टम एग्जीक्यूट ए वैरायटी ऑफ प्रोग्राम। आपका जो ओएस है वो कई प्रकार के वैरायटी ऑफ प्रोग्राम्स को एग्जीक्यूट करता है। जैसे बैच सिस्टम है, ये जॉब्स, इसमें जॉब्स हम बोलते हैं प्रोसेस को। टाइम शेड सिस्टम है जिसमें हम यूजर प्रोग्राम या टास्क बोलते हैं। जॉब, टास्क एंड प्रोग्राम यूज इंटरचेंजेबली। अब दूसरा है कि प्रोसेस ऑफ प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन, यानी कि प्रोसेस एग्जीक्यूशन प्रोसीड इन सिक्वेंशियल फैशन, बिल्कुल ठीक है। प्रोसेस कंटेन प्रोग्राम काउंटर, स्टैक एंड डेटा सेक्शन। तो प्रोसेस के अंदर दो तीन चीजें होती हैं, स्टैक एंड डेटा सेक्शन और प्रोग्राम काउंटर। फिर आता है कि प्रोसेस इक्वल टू क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है प्रोग्राम। तो देखिए प्रोग्राम आपको देखिए ये गौर से देखिए कि मेन फंक्शन है, ये आपका कर्ली ब्रैकेट लग गया, यहाँ से ये इंस्ट्रक्शंस के लिए है बंद किया हुआ है। फिर ये एक फंक्शन ले रखा है, ये एक प्रोग्राम है। देखिए आप देखिए प्रोग्राम ये बना हुआ है। और प्रोसेस क्या है, देखिए प्रोसेस क्या है, ये एक प्रोग्राम है, मेन फंक्शन इसको हीप में डाल रखा है। ये दूसरा प्रोग्राम का पार्ट है जिसको हमने स्टैक में डाल रखा है। तो ये प्रोसेस है, यानी कलेक्शन ऑफ प्रोसेस नोन एज अ प्रोग्राम कह सकते हो। तो मोर टू प्रोसेस देन जस्ट अ प्रोग्राम, यानी बहुत सारे प्रोसेस एक प्रोग्राम को जनरेट करते हैं। तो प्रोग्राम इज जस्ट अ पार्ट ऑफ द प्रोसेस स्टेट। तो I am run vim or notepad on lectures.txt, you run it on homework.java. तो सेम प्रोग्राम एंड डिफरेंट प्रोसेस। मतलब I run vim, ये नोटपैड को हम रन करते हैं, ये लेक्चर नोटपैड ऑन lectures.txt में हमने नोटपैड को रन किया। यू रन इट ऑन होमवर्क जावा, जिसमें आप जावा में होमवर्क ऑन जावा, नोटपैड में जावा का प्रोग्राम बनाते हैं, रन करते हैं होमवर्क डॉट जावा के नाम से। तो आपने रन किया, तो सेम प्रोग्राम है बट डिफरेंट प्रोसेस है। पहले आप नोटपैड में गए, फिर आपने जावा एडिटर में उसको रन किया। तो दो अलग अलग प्रोसेस है लेकिन प्रोग्राम आपका सेम है। तो लेट्स टू अ प्रोसेस देन प्रोग्राम। अ प्रोग्राम कैन इन्वोक मोर देन वन प्रोसेस। एक प्रोग्राम जो है एक से ज्यादा प्रोसेस को इन्वोक कर सकता है। अब वेब ब्राउजर लॉन्चेज मल्टीपल प्रोसेस वन पर टाइम। वेब ब्राउजर में आप मल्टीपल प्रोसेस को कर सकते हो, लेकिन आप ओपन न्यू टैब करके कई मल्टीपल प्रोसेस को ओपन कर सकते हैं एक ही ब्राउजर के अंदर। ओके, अब इसे प्रोसेस स्टेट था, ये आप देख चुके हैं, ये मैं इससे पहले भी बता चुका हूँ कि ये प्रोसेस स्टेट है। प्रोसेस स्टेट क्या है? प्रोसेस चेंजेस स्टेट एज इट एग्जीक्यूटेड। प्रोसेस स्टेट तब चेंज करता है जब वो एग्जीक्यूट होना शुरू होता है। ये प्रोसेस स्टेट था, न्यू, रनिंग, वेटिंग, रेडी एंड टर्मिनेटेड। प्रोसेस क्या है? बीइंग क्रिएटेड, इंस्ट्रक्शन आर बीइंग एग्जीक्यूटेड, रनिंग में वेटिंग, वेटिंग फॉर सम इवेंट टू अकर, रेडी, वेटिंग टू असाइन टू अ प्रोसेसर, टर्मिनेट, प्रोसेस हैज फिनिश्ड एग्जीक्यूशन। ये आपको पीसीबी था जिसके बारे में कल हमने डिस्कशन किया था कि प्रोसेस स्टेट, प्रोसेस नंबर, प्रोग्राम काउंटर, रजिस्टर, मेमोरी लिमिट, लिस्ट ऑफ ओपन फाइल। प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक contains information associated with each process है, process state है, that is new, ready, running, process number है, process ID है, program counter है, address of next instruction to be executed, CPU register, general purpose register, stack pointer, CPU scheduling information, process priority, pointer है, memory management information है, base and limit information है, accounting information, time limit, process number, input output state information, list of input output device allocated।
रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्रोसेस शेड्यूलिंग, पीसीबी मूव फ्रॉम क्यू टू क्यू, व्हेन डज इट मूव, where a scheduling decision. तो रेडी क्यू, ये रेडी क्यू है आपका, देख लीजिए, ये रेडी क्यू है जो प्रोसेस को सीपीयू को अलॉट करता है जब उसको एग्जीक्यूट होना होता है। इसके बाद अगर कोई आईओ रिक्वेस्ट आती है तो प्रोसेस इनपुट आउटपुट क्यू में चला जाता है, यानी ये इनपुट आउटपुट जैसे परफॉर्म हो जाता है वापस रेडी क्यू में जाता है। ये मान लीजिए टाइम स्लाइस एक्सपायर्ड हो जाता है तो प्रोसेस रेडी क्यू में चला जाता है। फोर का चाइल्ड, अगर कोई प्रोसेस जो है अपनी फोर फंक्शन यूज कर रहा है तो कोई प्रोसेस का एक न्यू प्रोसेस बनता है, न्यू चाइल्ड प्रोसेस बनता है, तो वो एग्जीक्यूट होता है, एग्जीक्यूट होने के बाद वो टर्मिनेट होता है तो वापस रेडी क्यू में जाता है। वेट फॉर इंटरप्ट, अगर कोई इंटरप्ट अकर होता है तो वो वेटिंग में चला जाता है, इंटरप्ट जब हो जाती है इसके बाद जब वो कंप्लीट होता है तो वापस रेडी क्यू में चला जाता है। ये बहुत सारी चीजें यहाँ पे शेड्यूलिंग डिसीजन किस तरह लेते हैं। प्रोसेस क्यू में क्या देखिए आपकी डिवाइस क्यू, डिवाइस क्यू के अंदर बहुत सारी चीजें, ये आपका रेडी क्यू। ये डिवाइस क्यू में क्या होता है, कोई इनपुट आउटपुट डिवाइस रिक्वायरमेंट होती है तो उसको डिवाइस क्यू में डाल देते हैं। रेडी क्यू में आपका न्यू प्रोसेस रहते हैं जो अलॉट किए जाते हैं नॉर्मली सीपीयू को। रेडी क्यू एंड वेरियस इनपुट आउटपुट डिवाइस, रेडी क्यू में ये हेड एंड टेल, ये पीसीबी है, ये पीसीबी 2 है। देखिए ये 2 नंबर का पीसीबी है, ये 7 नंबर का पीसीबी है। तो पीसीबी के अंदर सारी जो चीजें होती हैं, रजिस्टर, लिस्ट ऑफ फाइल, सारा कुछ रहता है। तो हेड से स्टार्ट होता है और ये इसी तरह मैक टैग टैप यूनिट 0 है, ये मैग टैप 1 है, ऐसे नंबर ऑफ प्रोसेस यहाँ पे बने रहते हैं। फिर प्रोसेस शेड्यूलिंग क्यू में मैंने आपको बताया था जॉब क्यू होता है। जॉब क्यू में क्या होता है, सेट ऑफ ऑल प्रोसेस इन द सिस्टम। रेडी क्यू में क्या होता है, सेट ऑफ ऑल प्रोसेस रिसाइडिंग इन मेन मेमोरी रेडी एंड वेट टू एग्जीक्यूट। डिवाइस टू सेट ऑफ प्रोसेस वेटिंग फॉर एन इनपुट आउटपुट डिवाइस। प्रोसेस माइग्रेशन बिटवीन द वेरियस क्यू स्ट्रक्चर में टिपिकली लिंक लिस्ट एंड सर्कल लिस्ट। तो क्यू में मोस्टली आपका जो क्यू स्ट्रक्चर होता है वो लिंक लिस्ट, उसमें स्टेटस स्ट्रक्चर यूज होता है और सर्वर लिस्ट स्टेटस स्ट्रक्चर यूज होता है। अब वो कंकरेंसी, ये जो कॉन्टेक्स्ट स्विच है ये क्या होता है, देखिए टास्क दैट स्विचेस सीपीयू फ्रॉम वन प्रोसेस टू अनदर प्रोसेस। जो टास्क होता है वो स्विच करता है सीपीयू पे, तो दैट स्विचेस सीपीयू स्विच करता है एक प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस के बीच में। The CPU must save the PCB state of the old process. पुराने प्रोसेस को वो PCB स्टेट में सेव कर देता है एंड लोड द सेव PCB स्टेट ऑफ न्यू प्रोसेस, नए प्रोसेस PCB को फिर से लोड करता है। कॉन्टेक्स्ट स्विच टाइम इज ओवरहेड, तो सिस्टम डज नॉट यूज फुल वर्क वाइल स्विचिंग। जब बहुत ज़्यादा स्विचिंग होती है तो सिस्टम जो है आपका यूजफुल नहीं होता। ओवरहेड सेट मिनिमम एंड क्रिटिकल स्विचिंग टाइम कैन बिकम अ बॉटलनेक। टाइम फॉर कॉन्टेक्स्ट स्विच में इज डिपेंडेंट ऑन द हार्डवेयर सपोर्ट। कॉन्टेक्स्ट स्विच जो होता है, टाइम फॉर कॉन्टेक्स्ट स्विच, उसके लिए वो डिपेंडेंट होता है आपके हार्डवेयर सपोर्ट। सीपीयू स्विच फ्रॉम प्रोसेस टू प्रोसेस, ये कोड एग्जीक्यूटेड टू कर्नल एवर विच ओवरहेड। ये देखिए कि इंटरप्ट या सिस्टम कॉल आता है तो सेव द स्टेट में पीसीबी 0, ये आपका क्या होगा, सेव हो गया। इसके बाद ये वाला प्रोसेस चलना चालू हो। फिर कोई इंटरप्ट आया तो ये प्रोसेस सेव हो गया। अब देखिए यहाँ पे आइडियल है, ये इंटरप्ट हुआ तो ये आइडियल है, ये प्रोसेस यहाँ से स्टार्ट हुआ है एग्जीक्यूट होना। फिर से इंटरप्ट आया, ये प्रोसेस को आपने सेव कर दिया। अब यहाँ से यहाँ तक आपका फिर से आइडियल बना रहा। तो होता क्या है कि एक प्रोसेस P0 है, प्रोसेस P1 है। तो अगर P0 आपका एग्जीक्यूट, P0 भी क्या है, आइडियल है, जैसे ये इंटरप्ट करता है इधर तो ये सेव हो जाता है। इसके बाद आपका रिलोड द स्टेट फ्रॉम पीसीबी, ये लोड होता है, तब तक तो आइडियल रहेगा। इसके बाद ये एग्जीक्यूटिंग चालू हो जाती है। फिर से कोई इंटरप्ट सिस्टम कॉल यहाँ पे आता है तो हम क्या करते हैं, सेव स्टेट इनटू पीसीबी, इसको हम सेव करते हैं, ठीक है। और रिलोड द पीसीबी, जब तक रिलोड होगा तब तक काम चलता रहता है, ये वापस एग्जीक्यूट करने लगता है। तो
स्टैंडर्ड स्विच में क्या होता है कि हमारी कोई टाइम ड्यूरेशन दे रखा है किसी प्रोसेस के, उतने प्रोसेस तक तो वो एग्जीक्यूट होगा, इसके बाद फिर वो कोई इंटरप्ट आता है, टाइम एक्सपायर होता है, तो प्रोसेस को सेव करता है सीपीयू उसी के पीसीबी में, तब तक तो वो आइडल बैठा रहेगा। फिर इसके बाद जो प्रोसेस इंटरप्ट किया है, उसका टाइम आया है टाइम के लिए एग्जीक्यूट होने के लिए, उस प्रोसेस को वापस उसकी पीसीबी से लोड करता है, फिर एग्जीक्यूटिंग स्टार्ट करता है। तो ओवरहेड इफेक्ट मिनिमम क्रिटिकल प्रोसीजर टाइम। अब ये शेड्यूलर, देखिए शेड्यूलर 3 तरह के होते हैं। लॉन्ग टर्म शेड्यूलर जिसको हम जॉब शेड्यूलर भी बोलते हैं, शॉर्ट टर्म शेड्यूलर जिसको हम सीपी शेड्यूलर बोलते हैं, एक होता है मीडियम टर्म शेड्यूलर। तो लॉन्ग टर्म शेड्यूलर का मतलब है कि सिलेक्ट विच प्रोसेस शुड बी ब्रॉट इनटू द रेडी क्यू। न्यू से रेडी क्यू में लाने के लिए हम जॉब शेड्यूलर यूज करते हैं। तो सारे प्रोसेस को सिलेक्ट करते हैं, तो सिलेक्ट विच प्रोसेस, तो आपका जो प्रोसेस है वो सिलेक्ट होता है, आपकी प्रोसेस सिलेक्ट होती है, शुड बी ब्रॉट इनटू रेडी क्यू, और उसको रेडी क्यू में लाया जाता है। ये लॉन्ग टर्म शेड्यूलर करता है। इन्वोक वेरी इनफ्रीक्वेंटली सेकंड इन मिनट, मे बी स्लो, कंट्रोल द डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग। ये बहुत ही मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है। डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग को कौन कंट्रोल करता है? लॉन्ग टर्म शेड्यूलर कंट्रोल करता है। ये क्वेश्चन बन सकता है आप लोगों का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कि पहले तो व्हाट इज द डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग, सुन लीजिए। रेडी क्यू में ही जॉब शेड्यूलर यूज होता है। डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग का मतलब होता है कि हाउ मेनी प्रोसेस रिसाइड इन द मेन मेमोरी, कितना नंबर ऑफ प्रोसेस आपके मेन मेमोरी में रिसाइड है, तो वो उसकी डिग्री। मान लो 4 प्रोसेस है तो 4 उसकी डिग्री कहलाएगी। और डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग को कौन कंट्रोल करता है? लॉन्ग टर्म शेड्यूलर या जॉब शेड्यूलर, जो रेडी क्यू और सस्पेंड रेडी के बीच में भी हम यूज नहीं, रेडी क्यू और न्यू और रेडी स्टेट के बीच में जो शेड्यूलर बनता है उसको बोलते हैं लॉन्ग टर्म शेड्यूलर या जॉब शेड्यूलर। जो न्यू स्टेट की जितनी भी प्रोसेसेस होती हैं, नंबर ऑफ प्रोसेसेस, उनमें से जिन प्रोसेस को एग्जीक्यूट होना होता है उनको वो अपने रेडी स्टेट में रेडी क्यू में डाल देता है। अब रेडी क्यू से प्रोसेस फिर शॉर्ट टर्म शेड्यूलर में आता है 1 by 1, क्योंकि शॉर्ट टर्म शेड्यूलर यानी कि सीपी शेड्यूलर यानी कि रन स्टेट में एक ही प्रोसेस रह सकता है एट ए टाइम। शॉर्ट टर्म शेड्यूलर में है सीपी शेड्यूलर बोलते हैं। तो सिलेक्ट व्हिच प्रोसेस शुड एग्जीक्यूट नेक्स्ट एंड एलोकेट सीपीयू। सिलेक्ट व्हिच प्रोसेस एग्जीक्यूट शुड एग्जीक्यूट, तो हम कौन सा प्रोसेस आपका एग्जीक्यूट होना है वो एलोकेट सीपीयू कर दिया जाता है। इन्वोक्ड वेरी फ्रीक्वेंटली, माइक्रोसेकंड, मिलीसेकंड, मस्ट वेरी फास्ट, बहुत फास्ट होता है। समटाइम्स द ओनली शेड्यूलर इन द सिस्टम। मीडियम शेड्यूलर क्या होता है? स्वैप आउट प्रोसेस टेम्परेरी या बैलेंस लोड फॉर बेटर थ्रूपुट। अगर रेडी क्यू में नंबर ऑफ प्रोसेस ज़्यादा हो रहे हो, जबकि मेन मेमोरी में होता है ये, तो हम क्या करते हैं उनमें से कुछ प्रोसेस को सस्पेंड रेडी स्टेट में डाल देते हैं और उसके बाद स्वैप कराते हैं, स्वैप से स्वैप आउट। वहाँ पर जो शेड्यूलर होता है उसको बोलते हैं मीडियम टर्म शेड्यूलर। इससे फायदा क्या होता है कि बेटर थ्रूपुट पे जो है बैलेंस लोड रहता है और थ्रूपुट बहुत अच्छा रहता है। ये देखिए मीडियम टर्म शेड्यूलर मतलब टाइम सेविंग। ये स्वैप इन स्वैप आउट, ये देखिए रेडी क्यू स्वैप इन, यहाँ से सीपी के बाद यह आपका स्वैप आउट, यानी पार्शली एग्जीक्यूटेड स्वैप आउट प्रोसेस। यही हाल आपका इनपुट आउटपुट क्यू के साथ होता है। प्रोसेस यहाँ पे आया तो वापस रेडी क्यू में चला गया। तो ये आपका मीडियम टर्म शेड्यूलर का डायग्राम। ये प्रोसेस है लाइनक्स में, इनिट PID 1 है, इनके चाइल्ड प्रोसेस देखो सारे के सारे, इनके चाइल्ड प्रोसेस, इनके चाइल्ड प्रोसेस। ये प्रोसेस की प्रोफाइल, प्रोसेस आपके होता है IO बाउंड प्रोसेस, एक होता है CPU बाउंड प्रोसेस। तो IO बाउंड स्पेंड मोर टाइम इन IO, ऐसे प्रोसेस जो बहुत ज़्यादा समय तक इनपुट आउटपुट में ही बिजी रहते हैं। शॉर्ट CPU बस CPU अंडर यूटिलाइज, वो CPU का पूरी तरह यूटिलाइजेशन नहीं कर पाते। CPU बाउंड प्रोसेस को स्पेंड मोर टाइम डूइंग कंप्यूटेशन, हमेशा कंप्यूटेशन में लगे रहते हैं,
for few very long CPU burst and input output unutilized, यानी कि आपका इसमें आयो जो है बहुत कम यूटिलाइज होता है, लेकिन सीपीयू जो बस टाइम बहुत ही फास्ट होता है। और द राइट जॉब मीन लॉन्ग टर्म शेड्यूलर का काम होता है एडमिट जॉब टू कीप लोड बैलेंस बिटवीन आयो एंड सीपीयू कंट्रोल। अब मीडियम टर्म का काम होता है इंश्योर द राइट मिक्स बाय द सम टाइम स्वैपिंग आउट जॉब एंड रिज्यूमिंग देम लेटर। अगर दोनों का कॉम्बिनेशन अच्छा रहता है, मान लो सीपी काउंट प्रोसेस 60 है 40 है, तो थ्रूपुट बहुत अच्छा आता है, मैक्सिमम यूटिलाइजेशन होगा। अगर इसका मान लो 90% से 10% है तो वहाँ पे भी परफॉर्मेंस कम हो, इसलिए कॉम्बिनेशन दोनों का बहुत अच्छा होना चाहिए, तभी सिस्टम की परफॉर्मेंस। ऐसा नहीं कि एक प्रोसेस सीपी को बार बार एक्सेस कर रहा है, बाकी प्रोसेस वेट में लगे हुए हैं, या बाकी प्रोसेस इनपुट बाकी प्रोसेस आपके आयो रिक्वेस्ट में लगे हुए हैं, ये ठीक नहीं है। एक कॉम्बिनेशन होना चाहिए, ना 50-50 नहीं तो 60-40 का कॉम्बिनेशन अगर बना रहता है तो अच्छा सिस्टम का रिस्पॉन्स वहां पर मिलता है। ये प्रोसेस क्रिएशन का डायनेमिकली कैसे प्रोसेस क्रिएट होता है, पेरेंट प्रोसेस है, चाइल्ड प्रोसेस है, ये फोक सिस्टम के थ्रू मैंने आपको बताया था। अब मैं बात करता हूँ सीधे थ्रेड क्या होते हैं। देखिए प्रोसेसेस डू नॉट शेयर रिसोर्सेज वेल, हाई कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग ओवरहेड। आइडिया क्या है, सेपरेट कंकरेंसी फ्रॉम प्रोटेक्शन। मल्टी थ्रेडिंग क्या होती है, बेसिकली अ सिंगल प्रोग्राम मेड अप ऑफ नंबर ऑफ डिफरेंट कंकरेंट एक्टिविटी, ये मल्टी थ्रेडिंग। थ्रेड होते हैं लाइट वेट प्रोसेस, याद रखिएगा थ्रेड एक लाइट वेट प्रोसेस होते हैं। बेसिक यूनिट ऑफ सीपीयू यूटिलाइजेशन इन इट कंसिस्ट ऑफ प्रोग्राम काउंटर, रजिस्टर स्टेट एंड स्टैक स्पेस। थ्रेड क्या करते हैं, फॉलोइंग विद पीयर थ्रेड शेयर करते हैं, जैसे पोर्ट सेक्शन है, आपका डेटा सेक्शन है, ओएस रिसोर्स है, ओपन फाइल सिग्नल, नो प्रोटेक्शन बिटवीन थ्रेड। तो कलेक्टिवली कॉल्ड द टास्क और हैवी वेट प्रोसेस इज अ टास्क विद वन थ्रेड। अगर कोई हैवी वेट प्रोसेस है, वो एक टास्क है तो वन थ्रेड के साथ। देखिए थ्रेड्स आप एक सिंगल थ्रेडेड होता है, होता है मल्टी थ्रेडेड प्रोसेस। सिंगल थ्रेडेड प्रोसेस में क्या है, कोड, डेटा, फाइल, रजिस्टर, स्टैक, ये सिंगल थ्रेडेड है। मल्टी थ्रेडेड प्रोसेस में देखिए कोड, रजिस्टर, स्टैक, ये आपके मल्टी थ्रेडेड प्रोसेस। थ्रेड इनकैप्सुलेट कंकरेंसी, एक्टिव कंपोनेंट, एड्रेस स्पेस इनकैप्सुलेट प्रोटेक्शन, पैसिव पार्ट। तो थ्रेड जब इनकैप्सुलेट होता है कंकरेंट तो उसको हम बोलते हैं एक्टिव कंपोनेंट। वही जब एड्रेस स्पेस आपका इनकैप्सुलेट होता है प्रोटेक्शन के लिए तो हम बोलते हैं पैसिव पार्ट। तो कीप बगी प्रोग्राम फ्रॉम थ्रेसिंग द सिस्टम। थ्रेड में और भी चीजें हैं, बेनिफिट क्या है, रिस्पॉन्सिवनेस, रिसोर्स शेयरिंग, इकोनॉमी, यूटिलाइजेशन ऑफ एमपी आर्किटेक्चर। थ्रेड एक मल्टीपल थ्रेड टास्क व्हेन वन सर्वर थ्रेड इज ब्लॉक्ड and waiting, the second thread in the same task can run. So cooperation of multiple threads in the same job confirm higher throughput and improved performance. Application that requires sharing a common buffer produce a consumer problem, benefit from thread utilization. Thread क्या है, एक मैकेनिज्म प्रोवाइड करता है that allows the sequential process to make a blocking system call, which also achieving a parallelism. तो थ्रेड जो है, प्रोसेस और थ्रेड में अंतर यही होता है, प्रोसेस आपके हैवी वेट होते हैं, थ्रेड आपके लाइट वेट होते हैं। थ्रेड स्टेट में क्या है कि स्टेट थ्रेड बाय ऑल थ्रेड इन प्रोसेस एड्रेस स्पेस, कंटेंट्स ऑफ मेमोरी, आईओ स्टेट। स्टेट प्राइवेट की थ्रेड kept in TCB, threaded control block, CPU register including program counter, execution task parameter temporary variable written PC are kept while called procedure are executing. तो थ्रेड में आप ये कह सकते हो कि एक ही ब्राउजर के अंदर मैं कई ओपन टाइप करता हूँ, ओपन टाइप करके कई लिंक्स को ओपन कर देता हूँ, दिस इज अ थ्रेड। अगर एक करता हूँ तो सिंगल थ्रेड, दो करता हूँ तो मल्टीपल, तीन करता हूँ तो उसके ज्यादा, थ्री थ्रेड। तो थ्रेड क्या है, कॉन्टेक्स्ट स्विच स्टिल रिक्वायर्ड टू रजिस्टर थ्रेड स्विच बट नो मेमोरी मैनेजमेंट रिलेटेड वर्क। थ्रेड स्टेट में क्या क्या चीजें होती हैं, देखिए ये तो रेडी होगा, ब्लॉक होगा, रनिंग होगा और टर्मिनेट होगा। थ्रेड्स आर सीपीयू
thread their CPU and only one thread can run at a time. जैसा प्रोसेस के साथ लागू होता है वैसे इसके साथ लागू होता है। जो आपका थ्रेड है वो CPU शेयर करता है केवल एक थ्रेड के लिए एट ए टाइम। नो प्रोटेक्शन एमंग थ्रेड, बीच में कोई भी प्रोटेक्शन नहीं होता थ्रेड, ये इसका ड्रॉबैक है। अब इसे मल्टी थ्रेड प्रोग्राम एम्बेडेड सिस्टम है, एलिवेटर है, प्लान्स है, मेडिकल सिस्टम है, रिस्ट वॉचेज है, सिंगल प्रोग्राम है, कंकरेंट ऑपरेशन है, बहुत सारे मॉडर्न ऑपरेटिंग सिस्टम कर्नल है। इंटरनली कंकरेंट बिकॉज हैव टू डील विद कंकरेंट रिक्वेस्ट बाय मल्टीपल यूजर्स बट नो प्रोटेक्शन नीडेड बिटवीन कर्नल। डेटाबेस सर्वर की बात करें, एक्सेस टू शेयर डेटा बाय मैनी कंकरेंट यूजर्स, आल्सो बैकग्राउंड यूटिलिटी प्रोसेसिंग मस्ट बी डन। ये नेटवर्क सर्वर में बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, नेटवर्क सर्वर है, पैरेलल प्रोग्रामिंग है, ये सब थ्रेड्स के एग्जाम्पल है, मल्टी थ्रेड। कंकरेंट रिक्वेस्ट प्रोग्राम नेटवर्क, एक साथ नेटवर्क में बहुत सारी रिक्वेस्ट आते हैं। अगेन सिंगल प्रोग्राम, मल्टीपल करंट ऑपरेशन, फाइल सर्वर, वेब सर्वर, एयरलाइन रिजर्वेशन सिस्टम, ये सब नेटवर्क सर्वर के एग्जाम्पल है। ये मल्टी थ्रेड प्रोग्राम के एग्जाम्पल है। पैरेलल प्रोग्राम में क्या है, मोर देन वन फिजिकल CPU, split program into multiple thread and parallelism. This is called multi-processing. हम किसी सिंगल प्रोग्राम को कई मल्टीपल थ्रेड में पैरेलली स्प्लिट कर दें, उसको हम बोलते हैं मल्टी प्रोसेसिंग कहते हैं। ये देखिए, ये थ्रेड्स है वन मैनी, ये मैनी थ्रेड के लिए है, ये वन थ्रेड के लिए। कर्नल सपोर्टेड थ्रेड होता है, यूजर लेवल थ्रेड होता है, हाइब्रिड अप्रोच इंप्लीमेंट बोथ यूजर लेवल एंड कर्नल, और एक हाइब्रिड थ्रेड होता है। दो तरह के थ्रेड। कर्नल थ्रेड में क्या है, सपोर्ट बाय द कर्नल और डाउन साइड ऑफ द कर्नल थ्रेड, जैसे आपका विंडोज एक्सपी 2000 है, ये आपका है, सोलारिस है, लाइनक्स है, यूनिक्स है, मैकिन्टोश है, ये सारे एग्जाम्पल हैं। तो सपोर्टेड बाय कर्नल का मतलब है कि नेटिव थ्रेड सपोर्टेड डायरेक्टली बाय द कर्नल, एवरी थ्रेड कैन रन ब्लॉक इंडिपेंडेंटली, वन प्रोसेस में है सेवरल थ्रेड वेटिंग ऑन डिफरेंट थिंग्स। एक प्रोसेस में बहुत सारे कई थ्रेड हो सकते हैं। नीड टू मेक अ क्रॉसिंग इनटू कर्नल मोड इन शेड्यूल, जैसे डाउन साइड ऑफ द कर्नल थ्रेड आर बिट एक्सपेंसिव, ये इसके एग्जाम्पल है। देखिए यूजर थ्रेड में क्या है, सपोर्टेड अबव द कर्नल वाया सेट ऑफ लाइब्रेरी कॉल एट द यूजर लेवल, थ्रेड मैनेजमेंट डन बाय यूजर लेवल थ्रेड लाइब्रेरी, यूजर प्रोग्राम प्रोवाइड द शेड्यूलर and thread package may have several user threads for kernel thread. User threads may be scheduled non-preemptively related to each other. Advantage में cheap होते हैं, fast होते हैं. Threads do not need to call operating system or interrupt to kernel. Disadvantage है, if kernel is single threaded, system call from any thread can block the entire task. अगर आपका कर्नल सिंगल थ्रेडेड है तो सिस्टम कॉल फ्रॉम एनी थ्रेड, किसी भी थ्रेड का सिस्टम कॉल आपका ब्लॉक हो सकता है पूरा इंटायर टास्क। एग्जाम्पल थ्रेड लाइब्रेरी में पॉजिक्स, ई थ्रेड, देन 32 थ्रेड, जावा थ्रेड, ये सब आपके यूजर थ्रेड हैं। मल्टी थ्रेडिंग मॉडल को मैनी टू मैनी, मैनी टू वन, वन टू मैनी, मैनी टू मैनी, तीन तरह के मॉडल होते हैं आपके मल्टी थ्रेडिंग। मैनी टू वन, मैनी यूजर लेवल थ्रेड मैप टू सिंगल कर्नल थ्रेड, यानी कर्नल थ्रेड में एक है और यूजर थ्रेड ज्यादा है, ठीक है। वन टू वन में क्या है, प्रत्येक यूजर लेवल थ्रेड मैप करता है कर्नल थ्रेड, जितने यूजर लेवल थ्रेड उतने कर्नल थ्रेड। मैनी टू मैनी में क्या है कि मैनी कर्नल थ्रेड है और मैनी यूजर लेवल थ्रेड है। अलाउ मैनी यूजर लेवल थ्रेड टू मैप टू द मैनी कर्नल थ्रेड, allow operating system to create a sufficient number of kernel threads। ये डायग्राम भी बना हुआ है आपके सामने। थ्रेड सपोर्टिंग सोलारिस को एक एग्जाम्पल है आपका। ओके, तो Solaris 2 version of Unix with support for kernel and user level thread, symmetric multiprocessing and real time scheduling, ये सबको सपोर्ट करता है। लाइट वेट प्रोसेस
LWP में इंटरमीडिएट बिटवीन यूजर एंड कर्नल लेवल थ्रेड, और ईच से लाइट वेट प्रोसेस कनेक्टेड टू द एग्जैक्टली वन कर्नल थ्रेड। ये देखिए, ये 2 लेवल मॉडल है आपका कर्नल थ्रेड का। अब आते हैं कोऑपरेटिंग प्रोसेस। देखिए, कंकरेंट प्रोसेस कैन बी इंडिपेंडेंट प्रोसेस, कैन बी कोऑपरेटिव प्रोसेस। कंकरेंट प्रोसेस जो है 2 तरह की होते हैं, एक होता है इंडिपेंडेंट प्रोसेस, एक होता है कोऑपरेटिव प्रोसेस। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। देखिए, कैन नॉट इफेक्ट आर बी इफेक्टेड बाय द एग्जीक्यूशन ऑफ अनदर प्रोसेस। एग्जीक्यूशन टाइम पे किसी दूसरे प्रोसेस के द्वारा अगर कोई प्रोसेस इफेक्ट नहीं हो रहा या खुद से भी इफेक्ट नहीं हो रहा, उसको हम बोलते हैं इंडिपेंडेंट प्रोसेस। कोऑपरेटिव प्रोसेस क्या है? कैन इफेक्ट आर बी इफेक्टेड बाय एग्जीक्यूशन ऑफ अनदर प्रोसेस। किसी दूसरे प्रोसेस के द्वारा कोई प्रोसेस अगर इफेक्ट हो रहा है या खुद से इफेक्टेड हो रहा है, तो उसको हम बोलेंगे कोऑपरेटिव प्रोसेस। रीजन फॉर समथिंग कॉमन बिटवीन द प्रोसेस या बिटवीन या एमंग द प्रोसेस, समथिंग कॉमन, कुछ ना कुछ शेयर हो रहा है जिसकी वजह से उन प्रोसेस के बीच में ये प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। कोऑपरेटिव प्रोसेस कि एक प्रोसेस दूसरे प्रोसेस को इफेक्ट कर रहा है एग्जीक्यूशन टाइम, तो उसका रीजन क्या है कि दोनों प्रोसेस के बीच में कुछ ना कुछ कॉमन शेयर हो, लाइक अ प्रिंटर स्कैनर। अब एडवांटेज ऑफ प्रोसेस कोऑपरेशन में इंफॉर्मेशन शेयरिंग है, कंप्यूटेशन स्पीड अप है, मॉड्यूलरिटी है और कन्वीनियंस है, प्रिंटिंग, कंपाइलिंग, एडिटिंग। कंकरेंट एग्जीक्यूशन रिक्वायर्स प्रोसेस कम्युनिकेशन एंड प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन, ये 2 चीजें वहां पे आती हैं। अब जैसे IPC की बात करें, इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन, तो प्रॉक 1 प्रॉक 2 हमारे प्रोग्राम दिए, तो सेपरेट एड्रेस स्पेस आइसोलेटेड प्रोसेस, हाई क्रिएशन मेमोरी ओवरहेड, मैकेनिज्म फॉर प्रोसेस टू कम्युनिकेट एंड सिंक्रोनाइज एक्सेस। तो जब कभी भी 2 प्रोसेस के बीच में, को ऑपरेटिंग प्रोसेस के बीच में किस तरह की प्रॉब्लम आती है, तो इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन के तहत हम क्या करते हैं, उनके बीच में सिंक्रोनाइजिंग को हम यूज करते हैं। हम उस प्रोसेस को सिंक्रोनाइज करते हैं जिससे ये कॉमन शेयर वाली प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि सिस्टम इससे डेडलॉक हो जाएगा। तो वाया शेयर्ड मेमोरी, वाया मैसेज सिस्टम, तो हम क्या कहते हैं कि नॉर्मल अगर प्रोसेस टू कम्युनिकेट एंड सिंक्रोनाइज एक्शन, प्रोसेस कम्युनिकेट करे बट सिंक्रोनाइज एक्शन, तो ये तभी संभव है जब इसके लिए हम कुछ एल्गोरिथम यूज करें। कि कोऑपरेटिंग प्रोसेस जो इंडिपेंडेंट और कोऑपरेट प्रोसेस है, ये सारे प्रोसेस, हम मेमोरी कम्युनिकेशन की बात करें कि एक प्रोग्राम वर्चुअल एड्रेस स्पेस ये इसको चाहिए 2 स्पेस, ऐसे बहुत सारी चीजें हैं। कोऑपरेटिंग प्रोसेस और मैसेज पासिंग। IPC की फैकल्टी की तरफ 2 तरह के ऑपरेशन होते हैं, एक सेंडिंग एंड रिसीव। तो अगर P and Q विल टू कम्युनिकेट दे नीड टू, तो हम हमारा मेन उद्देश्य क्या है, मैं जो मोटा समझ रहा हूँ कोऑपरेटिंग प्रोसेस में, वो यही है कि अगर 2 प्रोसेस आपस में एग्जीक्यूशन में लगे हैं और कोई एक प्रोसेस दूसरे प्रोसेस को इफेक्ट कर रहा है, या पहला प्रोसेस दूसरे प्रोसेस को इफेक्ट कर रहा है, दूसरा प्रोसेस पहले प्रोसेस को इफेक्ट कर रहा है, तो दोनों के बीच में जो कोऑपरेटिंग आई, वो आई कुछ समथिंग कॉमन, कुछ कॉमन शेयर कर रहे हैं दोनों प्रोसेस, जिसकी वजह से वो दोनों इफेक्टेड हो रहे हैं, एक दूसरे को इफेक्ट डाल रहे हैं। तो ये इंडिपेंडेंट तो नहीं हो सकते, क्योंकि कुछ ना कुछ वो कॉमन शेयर कर रहे हैं, और जब कॉमन शेयर करते हैं तो कहीं ना कहीं CPU दोनों को टाइम देगा और कहीं ना कहीं वो इफेक्ट करेंगे। तो ऐसे प्रोसेस को कोऑपरेटिंग प्रोसेस तो कहते ही हैं, बट ये प्रॉब्लम्स को हटाने के लिए हम इसमें सिंक्रोनाइजिंग यूज करते हैं। सिंक्रोनस अगर हम कर दें तो ये प्रॉब्लम से हम बच सकते हैं। अब इसे होता है डायरेक्ट कम्युनिकेशन। सेंडर रिसीवर प्रोसेस मस्ट नेम ईच अदर एक्सप्लिसिटली। एक P मैसेज है, Q मैसेज है, सेंड अ मैसेज टू प्रोसेस P, रिसीव मैसेज फ्रॉम द प्रोसेस Q। तो जिस टाइप के मैसेज को हम भेज रहे हैं प्रोसेस P,
हमने एक प्रोसेस पी को मैसेज भेजा, उन्होंने रिसीव किया होगा, और उसी टाइम पे क्यू प्रोसेस से मैसेज हमने रिसीव कर लिया, तो डायरेक्ट कम्युनिकेशन यहाँ बन रहा है। अब प्रॉपर्टी ऑफ कम्युनिकेशन लिंक में यही है, लिंक आर एस्टैब्लिश्ड ऑटोमेटिकली, a link is distributed with exactly one pair of communicating processes, exactly one link between each pair. लिंक में भी यूनिडायरेक्शनल और यूजुअली बाईडायरेक्शनल दोनों हो सकते हैं, बट इस रीजन के तहत। इन डायरेक्ट कम्युनिकेशन में क्या होता है कि मैसेज आर डायरेक्टेड टू एंड रिसीव फ्रॉम मेल बॉक्स, जिसको हम बोलते हैं पोर्ट। मैसेज जो है डायरेक्टेड और रिसीव होते हैं मेल बॉक्स से, यूनिक आईडी फॉर एवरी मेल बॉक्स, प्रोसेस कम्युनिकेट मेल बॉक्स। ए मैसेज है रिसीव ए मैसेज, सेंड मैसेज टू मेल बॉक्स ए, रिसीव मैसेज फ्रॉम मेल बॉक्स ए, तो ये इनडायरेक्ट मैसेज होता है। ये देखिए कि पी मैसेज है, ये क्यू मैसेज है, पी इज द प्रोसेस, क्यू इज द प्रोसेस, तो ये मैसेज मेल बॉक्स में जा रहा है और इसी से एक मैसेज क्यू में जा रहा है, ये मैसेज मेल बॉक्स बी में आ रहा है, यहाँ से मैसेज, ये चीज इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन में है। मेल बॉक्स ऑपरेशन क्या है, क्रिएट अ न्यू मेल बॉक्स, send receive message through mailbox or destroy the mailbox. Mailbox में P1 P2 are there a mailbox A, तो P1 send message P2 and P1 मैसेज सेंड करेगा, P2 किसी रिसीव करेगा, who gets message, तब तो संभव है। सोल्यूशन क्या है कि disallow link between more than two processes, allow only one process at a time execute receive operation, allow system to arbitrarily select receiver and then notify the sender। ये चीजें आपकी मेल प्रोसेस में यूज होती है। तो आज के लिए तो इतना। अब मैं कल इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन से रिलेटेड कोऑपरेटिंग प्रोसेस को कैसे हम सिंक्रोनाइज करेंगे, उसके थ्रू हम प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम को या बाकी की जितनी प्रॉब्लम थी इनको हम अब सॉल्व करेंगे। ठीक है, कि प्रॉब्लम ऑफ सिंक्रोनाइजेशन क्या होगा, ठीक है, इसको हम देखेंगे।